नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर सबसे पहले आज के एजेंडे पर। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हिंसा जारी, मरने वालों की तादाद 25 के पार। बड़ा सवाल, कौन है ये आतंकियों के समर्थक? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सबसे पहले जरा कुछ एक जो बयान आए हैं गृह राज्य मंत्री के, उस बयान को सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ते हैं। Is being monitored in consultation with the state government, and state government is doing its best. चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सुनीत चोपड़ा जी मौजूद हैं लेफ्ट पार्टी से। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से नीता मिश्रा जी। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद साहू जी बीजेपी से। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुरैशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कई सारे सवाल हैं आज इस चर्चा में हम जिसको उठाएंगे। सबसे पहला सवाल तो आज ये हम जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकी बुरहान वानी के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो लोग याकूब मेमन के अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। याकूब मेमन को हमें पता है कि वो आतंकी है, बुरहान वानी के बारे में हम जानते हैं आतंकी है, हाफिज सईद जो कि आज जो है जिन श्रद्धांजलि दे रहे थे उनके बारे में हम जानते हैं कि आतंकी। लेकिन ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, इन्हें किन किन शब्दों में इन्हें बयां किया जाए? हमने देखा जेएनयू के अंदर जिस तरीके से बड़ी संख्या में भारत के खिलाफ नारेबाजी करी गई, अभी तक उस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। आखिर में ये लोग कौन हैं, इन्हें क्या संज्ञा दें, किस नाम से बुलाएं? जो हजारों लाखों की भीड़ जो हम दिखाई देती है अंतिम संस्कार के दौरान, इसी सवाल के साथ आज शुरुआत करना चाहेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हम तमाम लोगों को जिनको सजा हो रही है वो हम देख रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से दी जाए, भारत की अदालत की तरफ से दी जाए, लेकिन ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ये कौन है? इन्हें क्या बोलें, क्या कहें, क्या किस शब्द से नवाजें इन्हें? हमारे देश में कुछ इंटेलेक्चुअल्स की समस्या है और कुछ हमारे यहाँ सेकुलरिज्म की समस्या है। ये दोनों समस्याओं से गणित पीड़ित लोग जो है ना, सच को सच कहने और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए कोई भी टेररिस्ट हो, वो चाहे रशिया में नज़र आता हो, सीरिया में नज़र आता हो, अमेरिका में नज़र आता हो, फ्रांस में नज़र आता हो, पूरी ताकत के साथ वो ये साबित करता है टेररिस्ट कि मैं मुसलमान हूँ। वो जाते जाते और हमला करते करते वक्त भी वो अल्लाह अकबर का नारा दे देता है। वो इस्लाम से प्रेरित होता है, आयतों में लिखा है, अल्लाह का नाम बताता है, इस्लाम का नाम बताता है, और वो पूरी कोशिश करता है कि मैं जब ये काम करूँ, और जिन तंजीमों का नाम लेता है उसमें वो ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और ये मैं अल्लाह की राह में कर रहा हूँ। ये हमारे देश के अंदर ही सिर्फ जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं या सेकुलर लोग हैं या और दीगर लोग हैं, वो बार बार ये कोशिश करते हैं कि ये मरने वाला जो है ये मुसलमान नहीं है और मरने वाले का कोई मजहब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में भीड़ जो है, जो लाखों की जुटती है, चाहे आज से कई सालों पहले मकबूल भट्ट जो ज़माने हीरो हुआ करता था कश्मीर के आज़ादी को लेकर के, चाहे सैयद शाह गिलानी हो, चाहे यासीन मलिक हो, अब्बासी हो, अफजल गुरु हो, याकूब मेनन हो, या बुरहान अहमद वानी हो, या हिजबुल के टॉप कमांडर हो, या इससे पहले 8 जिन सीआरपीएफ के लोगों का कत्ल हुआ था वो दोनों लश्कर तोयबा के थे, उनके जनाजे में जाने वाले लोग ये जरूर साबित करते हैं कि मरने वाला जो कह रहा है वो सही है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि इसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हम नमाज जनाजा पढ़ा के ये बताते हैं कि मरने वाला मुसलमान है और उसकी आखिरी रसूमात इस्लाम के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? जो नहीं समझ रहे उनकी प्रॉब्लम है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मरने वाला कौन है, उसका धर्म क्या है, साफ साफ बताया जा रहा है। अब अगर आप नहीं समझना चाहते, आपके डोमेस्टिक कंपल्शन है, आपकी सियासत का मामला है, आपके इंटेलेक्चुअल्स का मामला है, तो ये आपकी समस्या है, न मरने वाले की समस्या है, न नमाजा जनाजा पढ़ाने वालों की समस्या है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये कहना हमको अच्छा इसलिए लगता है कि हमको कवरअप देना होता है, हमको थोड़ा सा जरा जरूरत से ज्यादा मॉडरेट बनना होता है, हमको दुनिया में बताना होता है कि देखिए साहब, जो मार रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं है, ये मारने वालों का मजहब से कोई धर्म नहीं है। कुछ हॉलीवुड के लोग, कुछ बॉलीवुड के लोग निकल के आ जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब 9/11 हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में उस आतंकवाद का नाम देने से इस अमेरिका ने 1 मिनट का गुरेज नहीं किया। उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनके दानिश्वर, उनके यहां कंपल्सिव सेकुलरिज्म नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा यह इस्लामिक टेररिज्म है। हमारे यहां
डोमेस्टिक कंपल्शन, राजनीतिक पार्टियों के कंपल्शन, उनके वोट बैंक के कंपल्शन, उनकी नाराजगी, नाखुशी का डर जो है सच को सच कहने से डरता है। जाकिर नायक को लेकर के भी आज तमाम तरह की टिप्पणियां कई जगहों पे आई, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन चोपड़ा साहब आपसे जानना चाहेंगे इस भीड़ को हम किस नाम से बुलाएं, क्योंकि चाहे हम जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ, चाहे हम बात करें जाकिर नायक को समर्थन देने की बात करें, कश्मीर में हम देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवानों को जिन 2 लोगों ने मारा, उनके एक के नमाज जनाजा में कितनी हजारों लाखों की संख्या में लोग जमा होते हैं, लोग उनके हाथों को चूम रहे हैं। ये चीजें जी सिर्फ हिंदुस्तान में तो नहीं हुई। मैं अभी मेरा सवाल अभी हिंदुस्तान के लिहाज से ही है, अभी हमारा और आज अमेरिका में जी जिसने वो डैलस पुलिसमैन मारे हैं जी, उसका नतीजा क्या हुआ है कि पूरे चोपड़ा साहब ये आतंकवादी गतिविधियों को तो कम से कम सीधे तौर पर आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके धर्म नहीं होता है, और इस तरह से आप इस तरह की गतिविधियों को आप किसी भी लेवल में आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा साहब जी, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य चीज बोलना जो चाहिए, हमारे इतना सेंसिटिव विषय में बोल वो रहे हैं। ये है कि जेएनयू में जो नारे दिए गए थे वो प्रूव हो गया है कि वो नारे उन लोगों ने नहीं दिए। किसी ने तो लगाए, कौन है वो लोग इस देश के अंदर जो कह रहे हैं कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ याकूब मेमन के जनाजे में इतने लोग पहुंचते हैं, क्यों पहुंच रहे हैं? कौन है? हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपकी और मेरी तरह। अगर सुनिए एक सेकंड आप एक बात बताइए मुझे, मतलब अगर आप ऐसे लोगों को समाज में एक्सेप्टेंस देंगे, ऐसे लोग जो कि शहर को तबाह करने पे लगे हुए बम लगा, अगर आप उनको उस तरह का सम्मान देंगे तो फिर बाकी यूथ भी मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा कि ये सम्मान नहीं है, ये पागलपन है, गुस्सा है, ये गुस्से में लोग जा रहे हैं, परेशानी है, लोग गुस्से में जा रहे हैं वहां पे, पुलिस आतंकवाद परेशानी की वजह से उपज रहा है, उसका नतीजा खाना नहीं मिल रहा है, जब उनको मौका मिलता है तो वो भीड़ में आ जाते हैं। अभी चिलकोट रिपोर्ट, चिलकोट रिपोर्ट का यहाँ अभी आप हिंदुस्तान के चोपड़ा साहब हिंदुस्तान के हवाले से बात कीजिए। आप उस रिपोर्ट को चलाएंगे। जो आपने लड़ाइयां की हैं मिडिल ईस्ट में, हिंदुस्तान देखिए हुर्रियत के नेता हिंदुस्तान के हवाले से बात चुके हैं, हिंदुस्तान के हवाले से बात कीजिए। एक सेकंड, खुलासा हो गया, हिंदुस्तान अलग नहीं है जी, मैं खाली हिंदुस्तान के हवाले से मैं अलग आपसे नहीं है। एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इन लोगों को क्या कहें? इन लोगों के लिए कोई नाम है? हम यही कह सकते हैं, जिन लोगों को सजा दी गई उनको हम आतंकी कह रहे हैं। हमारे देश के परेशान और दुखी ओहो, नागरिक हैं। अच्छा, पता चला आतंकवाद नहीं, दुखी है, वो- यही लोग हैं व्हाइट कॉलर, ये व्हाइट कॉलर आतंकवादी हैं जो आतंकवादी विचारधारा को दुखी है, महंगाई से दुखी होकर के ये है समस्या इस देश के अंदर। आतंकवादी आप ये कह रहे हैं? व्यवहार मत जा करिए। रहे हैं कि उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा। आपको दिखाया नहीं रास्ता। एक सवाल पूछता हूँ, सुनिए, एक सवाल मुंबई में पूछता हूँ कौन है सर? आपको। मुंबई में कौन था? आप पहले कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं और दिल्ली में कहते हैं कौन कि है? मुंबई में कौन है? कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये क्या मजाक करना एक एक करके मैं ये कह रहा हूँ, एक तो कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे भाई, आप पहले घाटी में के हालत को खुद बिगाड़ते हो और कहते हो घाटी में हालत खराब। साहु साहब दूसरा, इन्होंने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन के अंदर, ये इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक तो मेरा सवाल ये है, ऐसे लोगों को इकट्ठा क्यों होने दे रहे हैं आप? ऐसे लोगों को इकट्ठा क्यों होने दे रहे हैं? एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा ये, चाहे जेएनयू हो, याकूब मेमन हो, या फिर ये मामला हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह से जो अलगाववादियों के साथ मिल करके डाइवर्ट करने का प्रयत्न कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफल। मेरा सवाल यह है, मुंबई के अंदर, एक सेकंड, मुंबई के अंदर पीडीपी नहीं है, मुंबई के अंदर आप वहां पे अलगाववादी नहीं है, मुंबई के अंदर जो भीड़ इकट्ठा होती है उसे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है विपुल जी, कहने के लिए तो ऐसा माना जाता था। खालिद मोहम्मद, सुन लीजिए, मुफ्ती महबूबा जो हैं वो अलगाववादी और ऐसे तत्वों से अच्छा से नेगोशिएट करने में सक्षम है, लेकिन आज उनका पर्दाफाश हो गया है, वो बिल्कुल विफल हो गए हैं। और मुझे जैसा लग रहा है, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश से बड़ा कोई सरकार नहीं। सरकार चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विफल हो रहे हैं, पर्दाफाश हो रहा है, आप पर्दा हटा रहे हैं, पर्दा गिरा रहे हैं। पूरे नहीं होने देते आप लोग। आप देखिए, आप सबसे बड़ी चीज है,
आज बालूचिस्तान, सुन लीजिए बलूचिस्तान, ये जो है बलूचिस्तान या वजीरिस्तान को छोड़ दीजिए, कराची में देखिए माहौल क्या है, सुन लीजिए। मेरा ये कहना है वहां लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है। यहाँ लोग, मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, आप बलूचिस्तान और मैं यहाँ वजीरिस्तान ये चले कह गए। रहा हूँ कश्मीर में जो घाटी में जो हालत खराब किया इन लोगों ने, और ये सेना के ऊपर मरते हैं। पहले ये अलगाववादी, इनको आतंकवादियों की तरह सजा देना पड़ेगा, तभी जा करके घाटी में इन चीजों पे कंट्रोल होगा। जिन ये लोगों मैं जो लोग पत्थर मार रहे हैं उनको तो आप छोड़ रहे हैं, 640 से ज्यादा लोगों को आपने छोड़ दिया। नहीं, ये तोहफा छोड़ा दे रहे हैं आप है उन्हें। उन लोगों को, जो लोग नौजवान, जो कम आयु के लोग हैं, उनको छोड़ा है। जो मुझे लगता है जो वानी कितनी उम्र ऐसा का था? सरकार की कोई नियत नहीं है कि जो कश्मीर में जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इस तरह का जो युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर सभी युवाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो एक तरह से ये मैसेज हो जाएगा कि सब लोग और फिर से यूनाइट हो जाएंगे। आप इसीलिए मैसेज सरकार जो पढ़िए, कदम मैसेज उठाई है, बहुत देखिए, सोच समझ के मैसेज है। दीजिए, लेकिन इन सबके बीच में जो अलगाववादियों तस्वीरें को एक के अब बाद एक जो हम इन देख गिन रहे के हैं, निकालेंगे वो फिर निश्चित से रूप से और उनके समाज ऊपर के कार्रवाई लिए होगा। सही नहीं है। गुस्सा अंदर से लोगों में बढ़ रहा है कि भाई आखिर में जो हम तस्वीरें मीडिया के अंदर देख रहे हैं, ये तो सवाल उठेंगे कि ठीक है, देखिए, एक बिल्कुल आतंकी जी, को सजा दे दी गई, मार दिया गया, जिहादी ऐसे जुनून, ऐसे लोगों अंधविश्वास, के ये ऐसे लोगों के ज्यादा समर्थन में दिन लोग नहीं क्यों आ चलने रहे वाला हैं? है। नीता जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि इस्लामिक टेररिज्म, इसको कतई नहीं मेरी समझ में कहा जा सकता। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि ये जो लोग समर्थन दे रहे हैं, जो लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उन्हें हम क्या कहें? आप देखिए, चाहे उन्हें हम क्या कहें? JNU और मुंबई में जो हुआ, याकूब मेनन के जो भीड़ इकट्ठी हुई, या कश्मीर, तीनों चीजों को आप अलग अलग देखिए, एक साथ इनको नहीं देखा जा सकता। अफजल गुरु एक के बाद एक कितने उदाहरण दें आपको? कश्मीर की आज बात लीजिए पहले। मैं सारी बातें ले रहा हूँ कि ये आखिर में एक इस सवाल भीड़ को हम है, क्या नाम दें? एक छोटा सा सवाल है, आसान सी बात है। एक छोटा सा सवाल है विपुल जी, मैं मैडम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। वो था जिज्ञासा देखने के लिए, जब उनका जनाजा चला तो पीछे से भीड़ लग गई। अफजल एक छोटा सा सवाल है नीता जी से, नीता जी एक छोटा सा सवाल है, कश्मीर में देखिए, जवाब दे लेंगे उसका वापस सरकार लीजिए। आई है, रुक जाइए, अब मुझे बोलने दीजिए आनंद जी। पहली बार भाजपा ने पीडीपी से जब हाथ मिलाया, तभी मुझे तो पूरे देश को ये शंका हो गई थी कि प्रदेश चलेगा कैसे। अच्छा, तब से लेकर के ये आज मुझे लग रहा है ये आप ही law लोग and वैसा order करवा पूरी रहे तरह से हैं। वहाँ कांग्रेस खत्म हो जो चुका है है। अलगाववादियों को सर, दमाद बना के, साहब बीच में आप को दूसरों पहले इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। मेरा सवाल का जवाब दीजिए आप। नहीं कि चाहे हमारे इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे उधर से लगातार ही हम देख रहे हैं कि इस तरह की वारदात बढ़ती जा रही है, और जो यंग बच्चे होते हैं, उनके माइंड्स जो होते हैं, उनके दिमाग, उनको इतनी आसानी से, अभी ढाका में क्या हुआ, इतनी जगहों पर सब आप मानते हैं एक ना कि ये मुस्लिम टेररिज्म है? पूरा करने दीजिए। नीता जी, अरे एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। मुझे तो लगता है ये सब ठीक, एक आप हाफिज सईद की बात करें, मेरा सवाल आपसे ही है, उमर खालिद ने क्या बोला पता है आपको? देखिए, आपको पता है, और आपके नेता उन्हीं के समर्थन के लिए जेएनयू के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग, इन नेताओं को भी हम क्या कहें, जिस तरीके से जेएनयू में तमाम डी राजा से लेकर के राहुल गांधी तक पहुंचते हैं। खालिद का कभी समर्थन नहीं किसी कर ने सकते। उमर खालिद का समर्थन क्या कभी बात नहीं कर किया। रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आज बिल्कुल भी नहीं। हमारी पार्टी उन्होंने कहा है पूरी उसके तरह साथ से जो ये गैर कहती है। उस समय आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, आज आप कह रहे हैं उसका समर्थन किसी ने नहीं किया। आज किसी ने नहीं किया। ये समर्थन अगर दिया है तो वो सरासर गलत है। हाँ। इस देश में किसी भी प्रकार की कोई भी आतंकवादी अगर गतिविधि होती है, उसको बिल्कुल टॉलरेट राहुल नहीं किया गांधी जाएगा। जेएनयू किस लिए गए थे? देखिए, राहुल गांधी वो जेएनयू अलग इसलिए चीज पे नहीं गए गए थे कि वो विपुल आप जी लोग कांग्रेस ने 60 साल में मुस्लिमों को दमाद समझ रखी है, उनको अपने सर पे बैठा के रखी है। यही कारण है कि आज आतंकवादी मर रहे तो उनके जनाजा में को पता है वो और आप जेएनयू कहें के अंदर बात क्यों जब होती गए है थे। मुस्लिम उस पे टेररिज्म जी। के, तो कहेंगे कि आप कौम के ऊपर खड़ा कर दिए सवाल। बीजेपी अरे आप कांग्रेस का अगर मसला- इतना ही बीजेपी ईमानदार लोग कांग्रेस- हैं तो बीजेपी ये कांग्रेस का मसला नहीं है जिहादी सही। और ये पागलपन, ये इस तरह के लोग कैसे आप एक आतंकवादी के ठीक। पीछे दौड़ रहे हैं? ये पुष्पेंद्र सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, कांग्रेस ने जी, 60 जी। साल में चलिए, अरे आप बीजेपी ये कांग्रेस बताइए, मत कीजिए आप सर, क्या बीजेपी आज कर कांग्रेस रहे अभी मत हैं? देख कीजिए। लेना आने आप वाला कश्मीर टाइम में मैच क्या किस होगा। तरह से हैंडल कर रहे हैं? आप देखिए हम लोग वहाँ हैंडल कितने करेंगे। सारे बहस यंग बड़ी है। बच्चों की पूरा जानें दुनिया इस समय हमारे ताक थोड़ा सा पर ब्रेक लगी ले हुई रहे है। हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जितने जो हमारे दो महानुभाव बीजेपी और कांग्रेस से हैं, मेरा निवेदन है उनसे कि इस मसले को बीजेपी कांग्रेस में ना उलझाएं। बड़ा सवाल है, इसके तर्कपूर्ण तरीके से इस पर बातचीत करें। छोटा सा ब्रेक लेकर के तुरंत लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के पहले तमाम लोगों से हमने पूछा कि आखिर में ये जो भीड़ है, ये जो समर्थन है, मौन समर्थन है या व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंच करके जो समर्थन दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। एक पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तमाम इन लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक समर्थन में मिलता है। जैसे जेएनयू में हमने देखा राहुल गांधी भी पहुंच गए, वहां पर डी राजा साहब पहुंच गए, तमाम लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही। उन्हीं नारे लगाने वालों में से उमर खालिद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा? कैसे क्या ये इस स्थिति को आपको लगता है कि भयावह होती जा रही है? ये आगे चल करके देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग क्या कुछ कर रहे हैं वो अलग मसला है, लेकिन अगर देश के लिहाज से देखें तो इसे कितना खतरनाक मान रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं कांग्रेस बीजेपी की डिबेट में इसलिए नहीं जाना चाहता कि कुछ इस पे इल्जाम लगाएंगे, वो इन पे इल्जाम तराशी करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने। अगर 2-3 ही पार्टियों ने देश पर रूल किया है, अगर वो तीनों इस पर उलझ जाएं कि इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, लेकिन देश इनकी वजह से नहीं है, देश है उसकी वजह से ये पार्टियां हैं। दोनों में अलग अलग फर्क है। तो मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि राहुल गांधी गए, सीताराम येचुरी गए, डी राजा गए, उन्होंने क्या कहा, ये बहस का मुद्दा नहीं है मेरे लिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर कोई कमलेश तिवारी नाम का आदमी किसी तरीके से मोहम्मद की शान में कोई बात कहता है तो उसे जेल होती है कि नहीं होती है? उसे एनएसए उस पर लगता है कि नहीं लगता है? उसके लिए समर्थन में पूरा देश बाहर आ जाता है क्या? तमाम सवाल मेरे ये हैं कि अगर किसी देश के अंदर कोई आतंकवादी है और उसका मजहब क्या है, अगर ये देख के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तय करेंगे, ये देख करके आप कानून तय करेंगे, तो इस देश में किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अब आप पहले हमारे देश में एक चलन चल गया था कि कश्मीर में जब भी जुमे की नमाज में जैसे खुतबा होता है ना, नमाज पढ़ने के बाद मौलवी साहब खुतबा देते हैं, उसी खुतबे का हिस्सा हो गया है आईएसआई का झंडा दिखाना, आईएसआई का झंडा दिखाना, पाकिस्तान का झंडा दिखाना। तो बार बार ये कहा जाता था, और ये कश्मीर के मक्कार सियासी लोग जिन्होंने वहां उनके जज्बातों पे सिर्फ सियासत की है, वो लोग क्या कहते थे, भाई ये बेरोजगारी की वजह से है, ये भटके हुए लोग हैं, इनको रोजगार नहीं है, ये मायूस हो चुके हैं, ये व्यवस्था से नाराज हैं। तो मुंबई में आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए इंजीनियर डॉक्टर गए हैं, हैदराबाद से पकड़े हुए लोग बड़े बड़े घरों के गए हैं, केरला की आज आपने कहानी सुनी है, वो पढ़े लिखे लोग गए हैं। तो ये बेरोजगारी का मामला नहीं है, ये जहनों का मामला है। इसलिए मैं कहता हूं कि मरने वाले का धर्म क्या था या नहीं क्या था ये तो तय हो चुका है, लेकिन जो जिंदा लोग उसकी नमाज़े जनाजा में है वो बताते हैं किस मजहब का है। इसीलिए मैं कहता हूं वो भीड़ एक विचार है और ये विचार खतरनाक है। इसलिए एक को मार सकते हैं आप, भीड़ को नहीं मार सकते। और भीड़ को ये तमाम सारे लोग सियासी डोमेस्टिक कंपल्शन के चलते किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे यहां एक बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं, उमर की बात हो रही है, कविता कृष्णमूर्ति, उन्होंने क्या लिखा है कि भारत को इसको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, इस देश में व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल जो हैं वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं, उनके ऊपर लगाम होनी चाहिए, क्योंकि ये विचार देते हैं और आतंकवादी के मारने को जस्टिफाई करते हैं। ज़हीन मलिक साहब हमारे साथ हैं इस समय, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, चाहे याकूब मेमन हो, चाहे कश्मीर में वानी हो, चाहे हम बात करें अफजल गुरु की। ये इन लोगों की मौत के बाद इन्होंने जो कुछ किया, चाहे वो आतंकी गतिविधि रही, उस पर कोर्ट की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उन जस्टिस दिया गया, चाहे वो फांसी के जरिए हो या फिर सीधे जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा इनकाउंटर में मारा गया हो। लेकिन उनके समर्थन में ये जो हजारों लाखों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये किस तरह की मानसिकता दिखाता है? इन्हें हम क्या कहेंगे? जिनको मार गिराया गया या जिनको सजा दी गई उन्हें तो हम आतंकी कहते हैं, पर ये जो समर्थन मिल रहा है उन्हें आप क्या कहेंगे? ये कौन सी विचारधारा है? देखिए साहब, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जी हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो हैं, अरे वाह, इस तरह नौजवानों को बहका करके उनका एक किस्म का वर्चुअली मर्डर करा रहे हैं। अब मलिक जाहिर सी साहब, बात है, आप पुलिस फौज से लड़ेंगे तो नेचुरली बात है गोली लगेगी। क्या करेंगे वो? आप पुलिस को आप गोली चलाएंगे, पुलिस को मारेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ये थोड़े से मुट्ठी भर लोग जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इनको बाकायदा मेरी राय में है जेल में डाल देना चाहिए, ताकि इनोसेंट लोग ना मारे जाए। और इनको जो है रोज कहीं इनको घर में कैद कर लिया था, कहीं कर दिया, मेरा मानना इनको जेल में डाल देना चाहिए। मलिक साहब, जब तक ये ठीक नहीं हो जाए, माफी नहीं मांगे, तब तक इनको बाहर न निकाला जाए। मलिक साहब, मेरा सवाल ये, जो जिनको आप चंद लोग कह रहे हैं, ये अभी जो बुरहान वानी को जो इनकाउंटर में मारा गया,
लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। याकूब मेमन के नमाज़े जनाजा में हमने देखा हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अफजल गुरु की जब फांसी दी गई वहां हमने देखा किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ। ये जो आप जिनको चंद लोग कह रहे हैं मुंबई से लेकर कश्मीर तक, दिल्ली तक, ये जो हजारों लाखों की संख्या में बाहर निकलते हैं, क्या आपको लग रहा है इन्हें सिर्फ चंद लोग कह के छोड़ देना चाहिए? जब तक कि ये लोग उनका साथ नहीं देंगे तब तक वो कैसा मजाबी भी आपको याद होगा कि अभी अमेरिका से उसने बिल्कुल सही बात यंग लड़के ने कही कि साहब ये लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते, अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते इसमें, जिससे कि वो लोग मारा जाए। उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह पढ़ने के लिए भेज दिया, पैसा उनको मिल रहा है। इस विचारधारा को ये जो समर्थन मिल रहा है, जिम्मेदार ये लोग हैं। मेरा मानना ये जिम्मेदार ये लोग, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मलिक साहब मेरा सवाल आपसे सीधा है। एक मारा गया, उसके बाद 21 मारे गए, अब पता नहीं कितने मारे जाएंगे। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा था, आप चीजों को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये जो लाखों की भीड़ हम देखते हैं नमाज़े जनाजा में, ये इन्हें हम क्या कहें? अगर हम वानी को आतंकवादी कह रहे हैं, हम याकूब मेनन को कह रहे हैं, तो ये जो इनको समर्थन देने वाले लोग हैं इन्हें क्या कहें? कौन सी संज्ञा दें इन्हें? मैं तो इसकी संज्ञा यही देना चाहता हूं कि साहब जो लोग जिस तरह से लोग वहां के कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोग इस तरह कर रहे हैं, एक फीलिंग डेवलप का आज से थोड़ी हो रहा है, पिछले 50-60 सालों से ये हो रहा है। इनोसेंट लोग अब तक जा चुके हैं, ये कौन लोग आ रहे हैं? आपको लगता है कि आपको नहीं लग रहा है कि इन लोग जनाजे की नमाज में आज हो जाएंगे? आज से मैं 2 महीने बाद मुझसे बात करिए, आप 6 महीने बाद बात करिए, आप देखिएगा कितने लोग आते हैं, क्या होता है। टाइम फिश हो जाएगा और बेचारे बच्चे मार डाले गए, गरीब नौजवान। ये मेरा कहना है। गरीब नौजवान कह करके तो उनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जो मैं इन लड़कों को जिम्मेदार नहीं मानता। 22 साल का लड़का बताओ, उसको मार दिया गया और उसके बाद उसके जितने लोग हैं और मारे जा रहे हैं और अभी और मारे जाएंगे। वानी को आप कह रहे हैं कि वानी के बारे में आप कह रहे हैं बुरहान वानी को कि मासूम था? मानते इन लोगों की गलती है जो लोग इसको बहका करके अपना ग्रुप बना करके कर रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन हो। इनको जो है घरों में नहीं कैद करना चाहिए, इनको जेल में भेजना चाहिए। इनके ऊपर सब करने तभी ये मसला बनेगा, नहीं तो नहीं होने वाला। मलिक साहब, एक कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, हम चाहेंगे आप बने रहें। छोटा सा ब्रेक लेकर के लौट रहे हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी सोचिए कि आखिर में ये जो भीड़ है इसको क्या नाम दें, क्या कहें ऐसे लोगों को, ये जो समर्थन मिल रहा है और एक तरीके से ये भीड़ इन्हें हीरो बना रही है अपने अपने इलाकों में, अपनी जगहों पर, तो क्या ये और लोगों को भी उसी रास्ते पर चलने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, प्रेरित नहीं कर रहे हैं? ये भी सवाल पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या उसको कहते हैं आप? घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं ये जो तमाम बड़ी संख्या में लोग आतंकियों के समर्थन में उतर रहे हैं, आतंकियों के नमाज़े जनाजा में जाते हैं, इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, इनको क्या कहा जाए और क्या इस तरीके से हीरो बनाने पर आपको लगता नहीं है कि और बड़ी संख्या में लोग बाहर आएंगे और नए आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम जन समर्थक? चोपड़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इतनी भीड़ जो जुट रही है, आपको लगता नहीं है कि ये यूथ को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? उनके अंदर ये भावना बढ़ रहा है कि देखिए ये हीरो है हमारे, आपको भी ऐसा हीरो बनना चाहिए, तो ये समर्थन देकर के आप और आतंकियों की फौज तैयार कर रहे हैं क्या लोग? ऐसा नहीं, हमने इस परिस्थिति को पंजाब में देखा था और काफी साल के लिए देखा था और उसके बाद तो आपको लग रहा है पंजाब के आतंकवाद को, तो मेरा ये कहना आपको लग रहा है कश्मीर में भी इसी तरह का ऑपरेशन चलाना पड़ेगा पंजाब की तरह? नहीं, कश्मीर में क्या हो रहा है, ये सब तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए। मेरा दूसरा सवाल है, आप फिर मामले को घुमाइए मत, दोनों की सरकार चल रही है, भाजपा और ये आज से नहीं हो रहा है चोपड़ा साहब। मेरा सवाल बड़ा है, मैं चुनाव से जोड़कर इस चीज को नहीं ले जा रहा हूं। वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही, अभी बीजेपी की सरकार है, वहां पर पाकिस्तान के झंडे आज से नहीं लहराए जा रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है सिर्फ आपसे
कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जो है और ज्यादा आतंकी बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं? और दूसरा, जो आपने पंजाब का जिक्र किया, क्या पंजाब जैसा ऑपरेशन आपको लगता है कश्मीर में होना चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए? मेरा ये कहना है कि पंजाब के ऑपरेशन ने पंजाब की परिस्थिति को नहीं बदला था। पंजाब की राजनीतिक समझ थी जो पंजाब के राजनीतिक नेताओं की, उसने बदला था कि गोली से कुछ नहीं होता। नीता जी, क्या सलूशन देख रही हैं देखिए, आप इसका? जो आज कश्मीर का जहाँ तक सवाल उठता है, तो मुझे लगता है बुरहान वानी के साथ जो इतने सारे लोग पीछे से जा रहे हैं, आप इनकी उम्र को देखिए, ये सब बहुत ही कच्ची उम्र के 18 से लेकर 22-25 साल तक के हैं। मतलब जो 1 लाख के बच्चे वो सब 19 से 20 साल की उम्र थी, आपका कहना ये है? देखिए, जितने भी इस समय कश्मीर का आप हाल देखिए, कश्मीर का हाल देखिए क्या हो रहा है। आप 370 को कब पूरी तरह से वहां पर स्पेशल स्टेटस दे करके उसको उस तरह उसको ग्रो किया गया? क्या वहां की प्लानिंग ठीक रही? क्या वहां के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके बारे में सोचा गया? मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं मुंबई से लेकर कश्मीर देखिए, तक मुंबई अलग थे, अलग आप मिक्स कर रहे हैं। आज मैं किसी चीज को मिक्स नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सीधा सवाल है, आतंकियों के मरने के बाद उन्हें सम्मान देना कितना जायज है? और जो लोग सम्मान दे रहे हैं उनको हम आप ये भूल रहे हैं कि बुरहान जो है बहुत बहुत एक्टिव था फेसबुक पर, ट्विटर पे, स्नैपचैट वगैरह पर, सोशल मीडिया में, और वो 15 वर्ष से इसी सब पे लगा हुआ था, तो उसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग भी थी। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। सीआरपीएफ के 2 जवानों को, सीआरपीएफ के 8 जवानों को मार दिया गया। जो लोग बाहर से आए थे उनके उनके नमाज़े जनाजा में भी लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। उनको देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाहर के भी लोग ऐसे मौके का फायदा उठा लेते हैं। वो उस समय वहां पर ऐसा नहीं, देखिए, बाहर से माने आप अक्रॉस द बॉर्डर से बात कर रहे हैं। आज हाफिज सईद ने भी सेंटिमेंट्स को उछालने की कोशिश करी है। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन आपको उसके अलावा भी हम लोग, आपसे ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से सीमा पार करके कश्मीर में आतंकवाद करने आते हैं, जब वो मार दिए जाते हैं तो कश्मीर में तो उनकी लाश होती है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नमाज़े जनाजा होता है। उन आतंकवादी जो पाकिस्तानी होते हैं उनका भी जम्मू कश्मीर के लोग नमाज़े जनाजा करते हैं, उनसे क्या संबंध होता है? देखिए, आप कितना कवर अप देंगी मैडम? आप कितना कवर अप देना चाहती हैं कि ये जो 1 लाख की भीड़ थी बुरहान वानी के जनाजे में, ये 18 से 25 साल के लोग थे, ये बेफिक्र लोग थे, ये मायूस और मासूम लोग थे। आप क्या कहना चाहती हैं? इसमें कोई नहीं था, उसमें 50-50 साल की औरतें मौजूद हैं, उसमें 90-90 साल के लोग मौजूद हैं। आप क्या बताना चाहती हैं देश को? आप गुमराह करना चाहती हैं देश को? आपकी राजनीति अपनी जगह हो सकती है, आपकी मजबूरी अपनी जगह हो सकती है, आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह हो सकती है। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक था कि माए भी वहां जाएंगी, बहनें भी जाएंगी। किसकी बहनें? पूरा कश्मीर उसकी बहनें था। देखिए, कश्मीर क्या बहनें आप बताना चाहती हैं मैडम? जो लोग हमारे सेना के जवानों को मार रहे हैं, अपनी बहुत तुच्छ आप उनको जस्टिफाई कर रही हैं। जवानों को वहां पर चुप ही रहे। मेरे लेफ्ट के साथी आप तो चुप ही रहे। आपकी कुछ नहीं है, आपको इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है। जिस तरह से जाके केरल में देखिए, सरकार बनते ही 500 लोगों को मारा इन लोगों ने। ये आतंकवादी हैं इन लोग। ऐसे लोगों को महबूबा जी को, साहू जी, तब तक आपकी बातें अच्छी, महबूबा जी अब आप केंद्र में भी हैं, निर्धारित करना पड़ेगा, आप महाराष्ट्र में भी हैं। देखिए, महबूबा जी को ये निर्धारित करना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है। क्या वो अलगाववादियों के साथ है या वो अपने देश के साथ है? आप मेरे सवाल का सीधा जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। क्या ऐसे लोग सीधे टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? मेरा सीधा सवाल था आपसे। नहीं, लोग नहीं दे रहे। लोग वहां बिल्कुल भी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? होते हैं। देखिए, वहां जो व्यक्ति मारता है, जो व्यक्ति आतंकी बनता है, वो असाधारण नहीं होता है। उसके भी 2 हाथ 2 पैर सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने वाला होता है। नहीं बन रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, एक जवान लड़का मारा गया विपुल जी। बार-बार जवान लड़का क्या कह रही है? जवान लड़का मारा गया, बाद में लोग मारे गए थे, जवान नहीं मारे। आप क्या बेचारा कर रही हैं? आप कंपल्सन ऐसा है, जवान लड़का मारा गया, एक जवान लड़का मारा गया, भीड़ के पास हथियार थे, उन लड़कों के
पास जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके पास उन्होंने रिटेलिएट करा, इसलिए सीआरपीएफ के भी लोग मारे गए। जो लोग सीआरपीएफ के मारे गए उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी पत्नी गर्भवती थी, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और आप उनको जवान नहीं कर रहे। वो जवान थे, जवान बच्चे थे, देश के मुसलमान टेररिस्टों को बेचारा ऐसी स्थिति होती है किसी भी प्रदेश में, उसको नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ को, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाया जाता है। तो ऐसा होना भी बहुत स्वाभाविक होता है, हर जगह दिखता है, वहाँ जवान आदमी लोग मारे जाते हैं जो फोर्सेस के होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये गलत हुआ है कि आपने ड्यूटी करते हुए लोगों को मारा है। बस तो हो गया काम, मुख्यमंत्री हो गया काम इससे, बस हो गया, गलत कह दिया, बस 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 देश में झंडा लगा देना चाहिए कि उन्होंने कह दिया गलत मारा है। नहीं, उन्होंने ओपनली कहा है। तो क्या करें, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वापस आ जाएंगे के जवानों को मारा गया, गलत है इसको, अगर वो इतना तो कहेंगे कि आपका कुछ कहना नहीं है, हिंदुस्तान को एक नहीं रख सकेंगे, आपको हिंदुस्तान की जनता के फायदे के लिए काम करने पड़ेंगे। ये उनकी जनता के नहीं मारे जा रहे हैं, ये आस्तीन के सांप हैं, बेरोजगार हैं, ये आस्तीन के सांप हैं बहुत सारे लोग, और उनसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब हम यहाँ 4 लोग जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जब यहाँ पर ही एक कवर अप देने की कोशिश हो रही है, एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप दे रहे हैं कवर अप, एनालिसिस अलग अलग विचार हैं, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप नेताजी अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं, आप अलग तरीके से कर रहे हैं, और एक तरीके से इन सबके बीच में आप उन्हें मासूम बता रहे हैं। आप साध्वी ठाकुर के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? मैं बोल रहा हूँ जितने साध्वी टेररिज्म कर रही है वो, मैं बगैर बेल के 8 महीने 7 से जेल में रखा टेररिज्म कर रही है वो। आज की जो डिबेट है, अगर कोई भी आतंकी कोर्ट के द्वारा बता दिया जाता है, सेना के द्वारा बताया जाता है, और उसके समर्थन में वो किसी धर्म का भी, अगर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है। मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप बार बार चीजों को घुमा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो कवर अप मिलता है, क्या इससे भी मनोबल बढ़ता है? नहीं, देखिए इसमें दो सवाल ये है, अरे आप छोड़िए, कोई सवाल नहीं है आपका, आपका सवाल सबको पता है। आए कि उनको डर लगता है कि हिंदुस्तान का कानून हमारे साथ भी कहीं ज्यादती एक दिन ना करे। ये कहना चाहते हैं, इनका मतलब है कि इस देश में, मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान का जो कानून है वो लोगों के साथ जाति करता है, न दलितों को कर रहा है, न ब्राह्मणों को कर रहा है, न ठाकुरों को कर रहा है, और सारा ठेका इन्होंने ले रखा है। दिया कि वो उसको मिलने भगत सिंह के लिए, औरों के लिए दिया गया। हमारे देश ये बहस गुल जाएंगे, इनका एजेंडा कुछ है। मैंने कहा अफजल गुरु की तुलना आप कर रहे हैं भगत सिंह के साथ, ये कह रहे हैं आप? अंग्रेज, अरे ये खुद अफजल गुरु है यार, इनके चेहरे से जल्दी नकाब उतर जाए, ये अच्छा है। ये डिबेट सब बताती है कि इस देश के लिबरल टेररिज्म, इस देश का मॉडर्न टेररिज्म, इस देश का मॉडर्न टेररिज्म, इसके अलावा आप अफजल गुरु की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं? आप अफजल गुरु की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं? बीजेपी की किताबों में भगत सिंह को टेररिस्ट कहा हुआ है। आपने नहीं, बीजेपी ने कहा, अपनी बात बताइए। साथी और वो जो नूरुल इस्लाम थे और जो मोहम्मद वो है, क्या कहते हैं, हबीब, ये उसकी लिखी हुई किताबें हैं, राजस्थान ने नहीं लिखी हैं। अपनी चोरी और मक्कारी को बीजेपी के ऊपर मत डालिए, बताया जाना चाहिए, बताइए ना कि इरफान हबीब ने क्या लिखा है, बताइए उन्होंने ने क्या लिखा है, शीरीन मुश्फी ने क्या लिखा है, जो आपकी आइडियल बनी हुई है। अफजल गुरु टेररिस्ट है, तो आप मेरा ये कहना आप है, वही बात कर रहे हैं, बातें इस तरह तय नहीं की जा सकती। अच्छा, चोपड़ा साहब एक सेकंड, चोपड़ा साहब वही बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, जो उमर खालिद ने कही है। क्या क्यों नहीं? मैं तो नहीं मानता। उमर खालिद ने और क्या कहा? जो बात आप कह रहे हैं वो बात उसने कही। उमर खालिद ने क्या कहा? मैंने कहा ये जो लोग जो है ये जो हमारे यहाँ के राजनीतिक, ये नहीं कहा, ये जो राजनीतिक दल, गलत चीजें मत डालिए, आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। राजनीतिक दल जो की तरफ से जो शेल्टर मिलता है, एक तरीके से कवर अप मिलता है, कोई सीधे तौर पे, कोई परोक्ष तौर पे, ये जो समर्थन इनको मिलता है, ये कितना खतरनाक है देश? ये खतरनाक नहीं है। अगर जवाब मैंने पुष्पेंद्र जी से हिंदुस्तान की एकता खतरे में है। आप लोग यही करके आपने जो है लोगों को बांटने का और सह देने का काम किया। आज दुनिया भर में इस्लाम टेररिज्म इतना बढ़ गया है, उसके बाद हमारे देश में जिस तरह की हालात बन रही है, इससे मुसलमानों का कभी भला नहीं होगा। और आप लोगों ने उनको बर्बाद करने के लिए इस तरह का जो बहकावा दे रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, ये गलत जा रहे हैं। और इससे कभी किसी आतंकवादी बन जाने से किसी का भला नहीं होगा। आपकी जो पार्टी है तथाकथित रूप से जो आप राष्ट्रवादी बनने का दावा करते हैं,
जब ये जो जेएनयू के कांड को इतना लंबा अरसा हो गया, अब तक ये तक नहीं पता कर पाए आप कि नारे लगे थे, किसने लगाए थे, कौन था, क्या था। आप बैठ करके यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 2 साल से ऊपर हो गई आपकी सरकार, क्या हो रहा है? हर शुक्रवार को वहां पर पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं, आजादी के नारे अब इस बार देखने को मिले हैं। यहाँ पर कर्फ्यू लगा है, उसके बावजूद जो है तमाम पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई हैं, बिल्डिंगें में आग लगा दी गई, थानों में आग लगा दी गई, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम जो अगर जम्मू कश्मीर में सरकार हमारी बनने के बाद हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो आप जब बात करें तो कम से कम सरकार आप कह रहे हैं जिस प्रकार से हमारी हुकूमत नहीं है, हम सहयोग किए हैं उनको। क्यों सहयोग कर रहे हैं सदन को आप? क्या मजबूरी है आपकी? नहीं है कि ये सरकार चलेगी, क्यों सहयोग कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये सरकार चलेगी। एनआईटी के अंदर जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं उनको आप पिटवा रहे हैं, लेकिन आप राष्ट्रवादी बन रहे हैं। खैर छोड़िए, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ये जानिए आप। विपुल, मुझे लगता है कि कश्मीर के बारे में मैंने पहले भी बोला, कश्मीर में जो स्थिति है, मैंने पहले भी कहा, कश्मीर एट वॉर विद इन एंड आउटसाइड। कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है कि वहां चेन स्नेचर ज्यादा हो गए हैं, वहां पॉकेट मारी हो रही है, वहां घरों में चोरी हो रही है। जो लोकल पुलिस होती है उसकी एक लिमिटेड ट्रेनिंग होती है, उसके लिमिटेड अख्तियारात होते हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है, आप देखें कि कश्मीर में लगातार, कोई आज की बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप कांग्रेस बीजेपी में जाएंगे तो ये सवाल एक दूसरे से कहकर समय चला जाएगा आपकी डिबेट का। पिछले 65 साल से कश्मीर में कमोवेश यही हालात हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी कोई वानी पैदा हो जाता है, कभी कोई मकबूल भट्ट पैदा हो जाता है, कभी कोई अफजल गुरु पैदा होता है, कभी कोई अमानुल्लाह पैदा हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। सवाल यह है कि कश्मीर के मामलात में खास तौर से इसको अगर आप देखें तो मैं कहता हूं कि चाहे कोई सरकार हो, वहां अंदर जो है उसको जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते कि आर्मी उसके अंडर में नहीं आती है। वहां लोकल पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। लोकल पुलिस टेररिस्टों को नहीं मार पाती। आप समझने की कोशिश कीजिए, कहीं आप बता दें किसी देश के अंदर कि दिल्ली पुलिस टेररिस्टों को मार रही हो, अनलेस अनटिल को इसको स्पेशल फोर्स हो, जिस तरीके से यहां हमारे यहां स्पेशल सेल है। तो आप कश्मीर की स्थिति को डिस्कस करते वक्त देखें कि एक देश के साथ लगातार वो वॉर में है, वो 24 घंटे 12 महीने लगातार वहां से आप वॉर की स्थिति में है, और वॉर बाहर से भी है और अंदर से भी है, वैचारिक भी है और बंदूक की गोली से भी है। और उसके साथ साथ वहां जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो टेररिज्म घट गया था, कांग्रेस थी तो बढ़ गया था, ये आए तो ज्यादा हो गया। ये होता है, लगातार हो रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आजाद का जो बयान है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी बुरहान अहमद वानी को हीरो बना रहे हैं वो गलत है, उसकी उम्र कोई भी हो, लेकिन वो टेररिस्ट था, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम था, वो पॉपुलर था या नहीं पॉपुलर था, वो फेसबुक पे था, तो ये किसी टेररिस्ट का पैमाना नहीं हो सकता कि वो टेररिस्ट है लेकिन वो बहुत पॉपुलर है, वो यंग है लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है। भीम सिंह हमारे साथ जुड़ गए पैंथर्स पार्टी के, मैं जरा उनसे बातचीत कर लेता हूं। भीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन टीवी में। थैंक यू जी। भीम जी, मेरा सवाल आज हम जो डिबेट कर रहे हैं कि याकूब मेमन से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक हर जगह ये जितने आतंकी जो मारे जाते हैं उनके नमाजे जनाजा में जो इतनी हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, हम उन्हें क्या कहें? जो लोग मार दिए गए उनको तो हम आतंकी कहते हैं, पर ये जो लोग समर्थन में आते हैं उनको किस नाम से पुकारें? क्या ये लोग और ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने नहीं दे रहे हैं? मेरा आप भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के स्लोगन को सोच रहे होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर से हूं जी। मैं एक पार्टी का संगठन किया, पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर जी। ये पूछ चाहता हूं, मेरा रियासत का आपके हिंदुस्तान से रिश्ता क्या है, मुझे बताइए। क्या आपका हिंदुस्तान का संविधान मुझ पर लागू है? क्या आपने धारा 370 डालकर ये नहीं कह दिया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर नहीं बनाती? क्या आपने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा देखा? क्या मेरा झंडा तिरंगा झंडा क्यों नहीं है? I also belong to country। मैं हिंदुस्तान के पासपोर्ट से पूरे विश्व में घूमा हूँ 6 साल मोटरसाइकिल से, शांति के मिशन पे, इंडिया शांति मिशन। कहाँ है वो शांति मिशन? ये जवाब दीजिए। धारा 370 क्यों? धारा 370 को किसने बनाया और क्यों रखा? भीम जी, पाकिस्तान ने बनाई? भीम जी लोगों ने बनाई या ये भारत वर्ष के नेताओं ने बनाई है?
जिसमें सारे जिम्मेदार हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, जो भी पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सभी के सभी गुनाहगार हैं। मुझे सबसे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दो। भीम जी, जो आप बात कर रहे हैं काफी अच्छी बात है, बड़ी ब्रॉडर बात है, लेकिन आज का जो हमने विषय रखा है, मैं उस पर भी थोड़ी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहां की सियासत लंबे समय से कर रहे हैं। ये जो सपोर्टर्स इतनी बड़ी संख्या में निकल के आते हैं, चाहे वो वानी हो, वानी के समर्थन में हमने देखा किस तरीके से लोग आए, चाहे वो सीआरपीएफ पर हमला करने वाले 2 आतंकी हो, ये लोग सवाल जी, आपका प्रश्न सवाल सिर माथे पर, रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन। ये बताइए, शेख अब्दुल्ला जिसे नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनाया, वही हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों हो गए? वही बख्शी गुलाम उनको जेल में बंदी किया कर दिया गया? उसी फरूक अब्दुल्ला को डिस्टर्ब करके आपने जेल में नहीं भेजा, लेकिन दरवाजे पर खड़ा नहीं कर दिया? आपने 370 दफा क्यों रखी है? जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वहां के महाराजा ने भारत के साथ नाता जोड़ दिया 1947 से पहले, और जब आपने संविधान बनाया 26 जनवरी को 577 स्टेट को आपने इंडिया के साथ जोड़ दिया। जम्मू कश्मीर को अलग क्यों रखा? यहाँ के महाराजा को क्यों रखा? बाद में महाराजा को धक्के दे के क्यों निकाल दिया? क्या बात है? इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, और आप कहूंगा कि आरएसएस, बीजेपी भी वो गेम प्लान कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए और शुरुआत कश्मीर से हो। ये मेरा एलिगेशन है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ कि मुझे जवाब दीजिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट खामोश है। धारा 370 पे संशोधन क्यों नहीं? जी भीम सिंह जी, आप ये मान रहे हैं कि ये जो तमाम लोग उमड़ रहे हैं, ये तमाम जो समस्याएं हैं कश्मीर की, क्या वो समाप्त हो जाएंगी 370 के साथ? एक सवाल ये। दूसरा ये है कि ये इनको हम नाम क्या दें? ये लोग, जो लोग आतंकियों के समर्थन में नमाज जनाजा में पहुंच रहे हैं, इनको हम क्या नाम दें? क्या कहें इनको हम? भाई साहब मोर्चा, मुझे बताइए आपका रिश्ता क्या है जम्मू कश्मीर से? आपकी पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर का एक कानून का एक कामा तक नहीं बदल सकती। आपकी पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा झंडा लग, आपने मुझे तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में नहीं दिया, आपने कश्मीर की एक पार्टी का झंडा दे दिया कि तुम्हारा ये होगा राष्ट्रीय सिंबल। मेरा संविधान लग है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का आपसे रिश्ता क्या है? ये पूछिए नेताओं को जो दिल्ली चला रहे हैं, जो आरएसएस के लीडर हैं, इनको बताइए, पूछिए कि क्या रिश्ता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को आप गुलाम समझते हैं क्या? जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है। जम्मू कश्मीर के मुसलमान और हिंदू आज भी उतने ही सेकुलर हैं जितने महाराजा हरि सिंह के वक्त पे थे। आज भी हिंदुस्तान के भागीदार हैं। ये जो लोग आप जो लोग सेकुलर हैं, फिर वो भारत की फौज पे पत्थर क्यों मारते हैं हर शुक्रवार को? पत्थर इसलिए, पत्थर देख लीजिए तो मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं 8.5 साल जेल में रहा। सर मैं तिरंगा झंडा लेके चलता था कॉलेजों में भी, और मैं 8.5 साल जेल में मैं भीम सिंह रहा। मैं एमएलए बना 5 साल कांग्रेस का, 3.5 साल जेल में। जी ठीक है, समय समाप्त हो गया सर। मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, उनको क्या कहें हम? जो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, जो आईएस के झंडे लहराते हैं, जो आतंकी के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, क्या कहें उनको? आप पहले अपना संविधान लाइए, पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान डिक्लेयर कीजिए 12 बजे, और 1 बजे कल सुबह मैं दिखूंगा। आप मानते हैं? एक सवाल है। समय समाप्त हो गया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने। पुष्पेंद्र जी, समय बहुत कम बचा है, 30 सेकंड की टिप्पणियां मैं लेना चाहूंगा। शुरुआत आपसे। ये क्या सारी समस्याओं का जो जड़ बता रहे थे कि संविधान आप अब तक लागू नहीं कर पाए? देखिए, एक तरीके से वो जो
बात कह रहे हैं वो लार्जर कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं। ये जो आज की घटना है ये तत्कालिक है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 लगा करके आपने पूरे देश से उसको एक स्पेशल और अलग कर दिया है। भारत की संसद वहां कोई कानून नहीं पारित कर सकती, संविधान वहां लागू नहीं हो सकता। तो जब वो अलग है तो लोगों को इस अलहदगी का असर है, इसलिए वो अलहदगी पसंद वहां लोग हैं। भारत के तमाम लोग वहां रह नहीं सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, कारोबार नहीं कर सकते। तो जब वो भारत के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उनके अंदर सेपरेटिज्म की भावना तो पहले से है, उसको आपने लीगलाइज किया। आप किसने किया, कैसे किया, इस बहस में जाएंगे तो कई डिबेट निकल जाएंगी। आनंद जी बहुत मेरा ये कहना है कि चाहे कोई भी आप समझ लीजिए कि धारा 370 है, चाहे और जो अलग है, अलग स्टेटस है, उसके बावजूद भी हर लीडर ने यही कहा है कि बंदूक जो है उसका कोई हल नहीं है। ठीक है। और इसीलिए इस तरह से आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं, उससे कभी जम्मू कश्मीर आप क्या सोल्यूशन देख रहे हैं 10 सेकंड में? उसका एक ही सोल्यूशन है कि कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान पूरी तरह से विश्वास दिलाए कि वो भी हमारे जैसे लोग हैं। तो वो तो 370 हटाने के बाद ही हो पाएगा ना, संविधान लागू करें, वहां पे लोग जाके पैंथर पार्टी, मैं जो पैंथर पार्टी के ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना है। और किस तरह से इन जो युवक हैं गुमराह ना हो, आपने बहस देखना है कि ये जो मरने वाला आतंकवादी है इसके नमाजे जनाजा में जाने वाले रामलाल, श्यामलाल, जॉन नहीं है, इसके जनाजे में जाने वाले मुसलमान हैं, वही नमाजे जनाजा पढ़ते हैं। ये बेचारा आतंकवादी है। पुष्पेंद्र जी आपका, आनंद जी आपका, चोपड़ा साहब आपका, अनीता जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन समाज के तमाम लोगों को सोचना होगा कि आखिर में ये लोग कौन हैं जो आतंकियों के जनाजे में जाकर के उन्हें हीरो बना रहे हैं, और क्या इससे किस तरह का मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर। ये निश्चित रूप से दूरियां भी बढ़ा रहा है और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।